चलो स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट बॉडी के दो फंक्शंस हैं। जिस तरह बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिस तरह रिस्पायरेशन एक फंक्शन है, सर्कुलेशन एक फंक्शन है, इसी तरह सपोर्ट एंड मूवमेंट ही बॉडी का एक फंक्शन है। जिस तरह मैं इस तरह खड़ा हूं तो मेरी बॉडी सपोर्ट में, जब इस तरह मैं खड़े होने में कामयाब हूं, वरना मैं गिर जाता या सपोर्ट में नहीं रह पाता। इसी तरह मेरी बॉडी अपराइट पोजीशन में हो या फिर मैं बैठा हुआ सिटिंग पोजीशन में हो, बॉडी को एक सपोर्ट मिल रही होती है। ये बॉडी का एक फंक्शन है। और साथ में मैं मूवमेंट भी परफॉर्म कर सकता हूँ, हाथ मूव कर सकता हूँ, पैर मूव कर सकता हूँ। इस तरह भी मैं लोकोमोशन परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें कौन सा फंक्शन बॉडी का इन्वॉल्व है? मूवमेंट। सही है। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट बॉडी के दो फंक्शंस हैं। और बॉडी का कोई भी फंक्शन हो, उसको परफॉर्म करने के लिए बॉडी के पास एक पूरा सिस्टम होता है। ऐसे ही है। तो इस सपोर्ट और मूवमेंट को भी परफॉर्म करने के लिए बॉडी के पास दो सिस्टम्स हैं। सपोर्ट और मूवमेंट को कलेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए बॉडी के पास दो फंक्शंस हैं। दो सिस्टम है। एक सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स मिलके बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। सही है। एक एक करके दोनों सिस्टम को पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस यूनिट में पढ़ते हैं हम स्केलेटल सिस्टम को, उसके बाद हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में दो ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं। कौन से दो ऑर्गन्स? नंबर 1 is bones and number 2 is cartilages। सही है। दो ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, बोन्स और कार्टिलेज। तो इन बोन्स और कार्टिलेजेस से पहले सबसे पहले हम बोन्स पढ़ लेते हैं। बोन्स बोन्स के बारे में कुछ चीजें तुम लोगों को याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, जो एज इट इज एमसीक्यूज में आ सकते हैं। जैसे बोन्स आर द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स आर द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में ही बताया था। कनेक्टिव टिश्यू की बहुत सारी डेफिनेशन है। एक चीज जो तुम लोग याद कर सकते हो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, वो ये है कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें सेल्स की तादाद कम हो और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तादाद ज्यादा हो। सही है। कोई भी टिश्यू होता है वो सेल्स से बनता है, और जब सेल्स अरेंज होते हैं, सेल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं तो इनके बीच में गैप बच जाता है। इस गैप को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो कोई भी टिश्यू दो चीजों से मिलकर बनता है। एक टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं और दूसरा टिश्यू के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सही है। तो कोई भी एक ऐसा टिश्यू हो जिसमें सेल्स की तादाद बहुत कम हो और टिश्यू और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तादाद बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। सही है। अच्छा, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू बोन है, तो सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? यस, सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स की तादाद कम होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तादाद ज्यादा होती है। यानी सेल्स के बाहर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बाहर जो लिक्विड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ब्लड भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। सही है। अच्छा, बोन्स जो बना हुआ होता है, बोन्स दो चीजों से बना हुआ होता है। बोन्स के अंदर दो चीजें होती हैं। बोन्स के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन, और कुछ चीजें होती हैं जो कैसी होती हैं? इनऑर्गेनिक। एक चीज याद रखना कि बोन्स के अंदर 65% कॉन्स्टिट्यूएंट इनऑर्गेनिक होता है और 35% कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनिक होता है। सही है। 65% इनऑर्गेनिक एंड 35% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें होती हैं, इनमें से सिर्फ एक चीज का नाम तुम्हें याद रखना है, वो है कोलेजन। सही है। इसके अंदर कोलेजन होता है। कोलेजन क्या है? याद आ रहा है कुछ? कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। सही है। तो कोलेजन क्या है? कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। और इनऑर्गेनिक में तुम्हें एक चीज याद रखनी है, वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ होता है तीन चीजों से, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड ऑक्सीजन। सही है। इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, इसका फंक्शन क्या है?
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बोन्स को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, सही है। और जो हार्ड बनाने में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन्वॉल्व है वो कैल्शियम और फॉस्फेट है, सही है। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा बोन्स जो होते हैं, बोन्स की एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिओस्टियम, सही है। अच्छा, एक और चीज बोन्स में याद रखनी है, बोन्स में जो वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वाटर वो कितना होता है 20%, सही है। बोन सेल्स में जो वाटर होता है वो कितना होता है 20%। इसके अलावा बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर हो, ह्यूमन बॉडी का या एनिमल बॉडी का, उसमें इतना कम वाटर नहीं होता है। प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इतना ही वाटर होता है 20%, 10 to 20%। कौन सा स्ट्रक्चर है, यस सीड, सही है। तो प्लांट में सीड होते हैं और एनिमल में बोन्स होते हैं। उसके अलावा हर सेल में वाटर की कंपोजिशन 60% से अबव ही होती है, उससे कम नहीं होती है, सिवाय एनिमल में बोन्स और प्लांट्स में सीड्स के, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोन्स का स्ट्रक्चर देखें, यहां पे देखते हैं बोन्स का स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो यहां पे हम रीजन्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये जो टिप वाला रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, एपीफाइसिस। और ये जो शाफ्ट वाला रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस, या सिंपली इसको हम शाफ्ट भी कह सकते हैं, शाफ्ट ऑफ द बोन, सही है। अच्छा, उसके अलावा तुम लोग यहां पे अप्रिशिएट कर सकते हो दिस कवरिंग ऑफ बोन विच इज नोन एज पेरिओस्टियम, सही। अच्छा, अगर हम बोन्स को अंदर से देखें तो बोन के अंदर एक कैविटी होती है, बोन के अंदर एक खाली जगह होती है और इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी कैविटी। डायाफाइसिस में होती है बेसिकली मेड्यूलरी कैविटी, एपीफाइसिस में मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती है, सही है। अच्छा, और ये कैविटी है, खाली जगह है, दिस इज अ कैविटी, ये कैविटी है, सही है। और इस कैविटी की एक कवरिंग भी है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। तो इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है बोन के साथ, इसको ग्रीन कर देते हैं, सही है। ये एपीफाइसिस है और ये डायाफाइसिस, सही है। अच्छा, अब ये जो बोन है, बोन की आउटर कवरिंग क्या कहला रही है, पेरिओस्टियम। ये आउटर कवरिंग है जो पेरिओस्टियम है, और ये इनर कवरिंग है जो कि क्या है, एंडोस्टियम, सही है। अच्छा, अब ये बोन का जो टर्मिनल पार्ट है, ये देखो ये वाला टर्मिनल पार्ट, देखो ये बोन का जो टर्मिनल पार्ट है, ये बहुत ज्यादा हार्ड बोन होता है, टफ बोन होता है, और इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन, सही। और एपीफाइसिस के अंदर इस रीजन, अच्छा कॉम्पैक्ट बोन यहां पे भी, एपीफाइसिस के भी सराउंडिंग में कॉम्पैक्ट बोन है, मगर एपीफाइसिस में ये जो बीच में सेंटर में बोन होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्पंजी बोन। क्या कहते हैं, स्पंजी बोन, सही। अच्छा, इस स्पंजी बोन में हमें इस तरीके से एक पैटर्न नजर आता है बोन्स का, सही। बोन कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, बल्कि बोन्स में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये सिर्फ यहां पे बना रहा हूं, सही। इस तरीके से अगर हम बोन को देखें, ये बोन, मैं अभी बोन का मॉडल लेके नहीं आया हूं, मैं कल लाके तुम लोगों को दिखा दूंगा। अगर बोन्स को हम देखें तो बोन्स में हमें इस तरीके से पोर्स नजर आते हैं, सही है। पोर्स की वजह से इसको क्या कहते हैं, हम स्पंजी बोन कहते हैं। और ये जो पोर्स है इसके अंदर क्या होते हैं, क्या फिल्ड होते हैं, यस रेड बोन मैरो। और इसी रेड बोन मैरो की फिलिंग की वजह से तो ये स्पंजी होते हैं, तो इसके अंदर क्या फिल्ड है, रेड बोन। तो ये जो एपीफाइसिस के अंदर ये जो बोन नजर आ रहा है ये है स्पंजी बोन, और इस स्पंजी बोन में जो बोनी मटेरियल है ये हमारे पास इस फाइबर्स की तरह नजर आ रहा है। बोनी मटेरियल कैसा नजर आ रहा है, फाइबर्स की तरह। स्पंजी बोन के अंदर जो बोनी मटेरियल है उसको हम कहते हैं ट्रेबिक्यूली,
ऐसे ही, सही है। और इस ट्रेबिक्यूली के बीच में हमें पोर्स नजर आते हैं और उस पोर्स में क्या चीज फिल्ड होते हैं, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, सही। अच्छा, अब डायाफाइजिस में हमने अप्रिशिएट किया इस मेड्यूलरी कैविटी को, ऐसे ही है। ये जो मेड्यूलरी कैविटी है इसके अंदर भी एक बोन मैरो फिल्ड होता है और उस बोन मैरो को क्या बोलते कहते हैं हम, येलो बोन मैरो। ये येलो बोन मैरो क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, फैट को क्या करता है, स्टोर करता है, सही है, इसीलिए येलो कलर का नजर आता है, ठीक है। और जो हम बोन्स के अंदर से निकाल के खाते हैं वो क्या होता है, यही येलो बोन मैरो होता है, सही, जिसको क्या बोल रहे होते हैं हम, नल्ली बोल रहे होते हैं, वो यही होता है येलो बोन मैरो, ठीक है। और इसके एपिफाइजिस रीजन में होता है रेड बोन मैरो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर फर्दर ऑब्जर्व करें, यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, तो सबसे पहले एक बोन का कट व्यू देख लेते हैं हम, ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर बोन का हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, जैसे बोन को हम इस तरीके से कट करें और इस तरीके से देखें, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो बीच में हमें नजर आएगी मेड्यूलरी कैविटी और साइड में हमें नजर आएगा पेरिओस्टियम। ये क्या है, ये है पेरिओस्टियम। और ये सेंटर में जो लेयर है इस कनेक्टिव टिश्यू की, इसको हम क्या कहेंगे, एंडोस्टियम, सही। अच्छा, अब ये बीच में मेड्यूलरी कैविटी है, दिस इज मेड्यूलरी कैविटी, मेड्यूलरी कैविटी जिसके अंदर येलो बोन मैरो है। और ये जो सराउंडिंग में है ये क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन किस तरीके का होता है, ग्रीन से मैं शो करता हूं। इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, पूरे कॉम्पैक्ट बोन में यही फील्ड होता है, इस तरीके के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, सही है। इस स्ट्रक्चरल यूनिट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, इसको हम कहते हैं ऑस्टियन, क्या कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है हैवर्जियन सिस्टम, सही है। तो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, हैवर्जियन सिस्टम या फिर ऑस्टियन, और ये पूरे के पूरे कॉम्पैक्ट बोन में एक्सटेंडेड होता है। अगर एक ऑस्टियन या एक हैवर्जियन सिस्टम को हम बाहर निकाल के देखें तो वो इस तरीके का हमें नजर आता है, सही है। अच्छा, बिल्कुल इस तरीके का नहीं होते, इसमें इस तरीके से हमें लाइनिंग्स मिल रही होती हैं, सही है। और यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक से बना देता हूँ, इस तरीके की, इस तरीके। सही। अच्छा, अब ये जो लेयर्स हमें नजर आ रही हैं इसको हम क्या कहते हैं, लैमेला, इसको हम क्या कहते हैं, लैमेला, सही। ये भी लैमेला है, ये भी, ये हमारे पास कंसेंट्रिक लैमेला है। कंसेंट्रिक लैमेला का क्या मतलब है, सबका सेंटर सेम है, इस लैमेला का भी, 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 सबका सेंटर क्या है, ये। तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमेला, क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक लैमेला, सही है। कंसेंट्रिक लैमेला से हमें इस तरीके की प्रोजेक्शंस निकलती हुई नजर आ रही है, देखो इस तरीके की प्रोजेक्शंस, ये सारी प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कैनालिक्यूलाई, कैनालिक्यूलाई, सही है। और सिंगुलर होगा तो क्या बोलेंगे, कैनालिक्यूलस, ठीक है, वरना कैनालिक्यूलाई। और ये जो ब्लैक ब्लैक हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेक्यूने या लेक्यूना। और इस लेक्यूना के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोसाइट्स, सही है। तो इस लेक्यूना के अंदर जो हमें नजर आ रहा है ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, और इसके अलावा इस ऑस्टियन के अंदर जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब का सब क्या है, वो सब का सब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, सही है। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखो कितना ज्यादा है, सेल्स देखो कितने कम है, तो इसीलिए तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर स्पंजी, ये तो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। स्पंजी बोन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्पंजी बोन के स्ट्रक्चर में एज सच कुछ खास नहीं है, बस इसमें क्या मौजूद है, ट्रेबिक्यूली मौजूद है। बोन्स किस फॉर्म में मौजूद है, फाइबर्स की फॉर्म में, जिनको हम क्या कह रहे हैं, ट्रेबिक्यूली कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हमने जो अप्रिशिएट नहीं की इसमें, ये सेंटर,
इस सेंटर को हम कह रहे हैं हैवर्जियन कैनाल। यस, और इस हैवर्जियन कैनाल के अंदर क्या होते हैं? यस, ब्लड वेसल्स ऑफ द बोन। अच्छा, कार्टिलेज इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तादाद क्या है? ज्यादा है। मगर याद रखना इस कार्टिलेज में नो इनऑर्गेनिक डिपोजिशन, इसमें कोई इनऑर्गेनिक डिपोजिशन नहीं होती। इनऑर्गेनिक डिपोजिशन नहीं होती है, इसलिए कार्टिलेज बोन्स की निस्बत क्या होता है? सॉफ्ट, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक डिपोजिशन नहीं है। इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, सही है, और वो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें कोलेजन होता है मेनली, सही है। कोलेजन के अलावा इलास्टिन भी होता है और फिब्रिलिन भी होता है। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होते हैं, मगर उनका जिक्र हम नहीं करेंगे। इन 3 नामों को तो याद रख लेना, सही। अच्छा, उसके अलावा इसके सेल्स होते हैं इनके पास, उन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स अराइज होते हैं फ्रॉम कॉन्ड्रोब्लास्ट, सही। अच्छा, इनमें हमें मेनली जो बात करनी है वो बात करनी है टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेज की मेनली 3 टाइप्स होती हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। वैसे पहली जो कार्टिलेज बुक में लिखी हुई है वो हाइलाइन कार्टिलेज है, मगर हमने सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया। सेकेंड इज हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, एंड थर्ड इज फाइब्रो कार्टिलेज, सही। अच्छा, क्या फर्क है इन तीनों में? इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसमें इलास्टिसिटी क्या है? ज्यादा है, और स्ट्रेंथ क्या है? कम है, सही है। फाइब्रस कार्टिलेज जो है इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मगर इलास्टिसिटी बहुत कम है, सही। इलास्टिसिटी तो सारे कार्टिलेज में होती है, इसमें कंपैरेटिव टू इलास्टिक कार्टिलेज में कम है, और हाइलाइन कार्टिलेज में मॉडरेट है। हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में क्या याद रखना है? इसमें तो दोनों चीजें मॉडरेट है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज जो है वो कौन सा कार्टिलेज है? हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें एग्जाम्पल्स याद करनी है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर कार्टिलेज से कोई क्वेश्चन आता है तो वो किससे आएगा? एग्जाम्पल से आएगा। तो एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होते हैं? एपिग्लॉटिस में और पिना ऑफ एयर में। ये जो एयर का पिना है, सॉरी दिस इज नॉट एयर, ये जो एयर का पिना है ये इसमें क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है, सही है। इसके अलावा और लैरिंग्स में इलास्टिक कार्टिलेज होता है। हाइलाइन कार्टिलेज बहुत ज्यादा अबंडेंट है, और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट्स में, बोन एंड्स में, हर बोन के एंड में प्रेजेंट होता है, हर जॉइंट में प्रेजेंट होता है, सही है, हाइलाइन कार्टिलेज। और कहां प्रेजेंट होता है? रिब्स में प्रेजेंट होता है, सही है। फाइब्रो कार्टिलेज बहुत फेमस एग्जांपल है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है उसमें जो कार्टिलेज होता है उसका नाम क्या है? फाइब्रो कार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब 2 वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, और कौन सा कार्टिलेज? फाइब्रो कार्टिलेज। इसके अलावा पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, या इस पेक्टोरल गर्डल को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम शोल्डर जॉइंट भी कह सकते हैं, शोल्डर जॉइंट, सही। यानी ये जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में जो जॉइंट बना है, इस जॉइंट में भी कौन सा कार्टिलेज होता है? हाइलिन नहीं होता है, बल्कि यस। और इसके अलावा बस सही, ये 2 ही एग्जांपल याद रखो। हाँ, 2 एग्जांपल बहुत है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स याद रखना है कार्टिलेज में बस। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन्स के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस तो बहुत आसान है,
बोन इज हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, बोन सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है या फिर बोन हार्ड होता है, और कार्टिलेज इज रिलेटिवली सॉफ्टर देन बोन, ये बोन से सॉफ्ट होता है। बोन नॉन इलास्टिक होता है, बोन इलास्टिक होता है नहीं, बोन ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब ये टूट जाता है, सही है। तो हम लिख सकते हैं बोन क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल, बेंड नहीं होता है बोन, सही है, बहुत मुश्किल से बेंड। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज इलास्टिक होता है, सही। और कोई पूछ ले इलास्टिक होने की वजह क्या है, तो इसके बाद एक प्रोटीन होता है इसका नाम है इलास्टिन, सही, उसकी वजह से ये इलास्टिक होता है। थर्ड, बोन्स जो होते हैं हमारे पास, बोन्स की कवरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम, और कार्टिलेज की कवरिंग को पेरिकॉन्ड्रियम। इसी तरह हमारे पास जो बोन्स होते हैं उनके सेल्स को हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, मैच्योर सेल्स को, और कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अच्छा, बोन्स में जो कोलेजन होता है वो बेसिकली होता है कोलेजन टाइप 1, कोलेजन टाइप 1। हमने बात की कि बोन्स के भी ऑर्गेनिक मटेरियल में कोलेजन होता है और कार्टिलेज के भी ऑर्गेनिक मटेरियल में कंपोनेंट में कोलेजन होता है, मगर बोन्स में जो कोलेजन होता है वो कौन से टाइप का होता है, टाइप 1, एंड कार्टिलेज हैव कोलेजन टाइप 2, कार्टिलेजेस हैव कोलेजन टाइप 2, सही, कार्टिलेजेस के पास कोलेजन टाइप 2 होता है। 6, बोन इज अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर, इसका मतलब बोन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, मौजूद होती हैं, सही। ब्लड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हर जिंदा रहने वाले सेल्स को उसकी जरूरत होती है, तो बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और ऑस्टियोसाइट्स को ब्लड वेसल्स की जरूरत है, जाहिर सी बात है कि उनको वो लिविंग सेल हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अच्छा, कार्टिलेज जो होते हैं, कार्टिलेज ए वेस्कुलर होते हैं, ए वेस्कुलर का क्या मतलब है, नो ब्लड वेसल्स, यस, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अब जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स ये भी लिविंग सेल्स हैं, इनको भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कॉन्ड्रोसाइट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ऑस्टियोसाइट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, सही है। ऑस्टियोसाइट्स को तो ब्लड वेसल से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जब कार्टिलेज ए वेस्कुलर होता है तो कॉन्ड्रोसाइट्स को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलेंगे, सराउंडिंग टिश्यू से डिफ्यूजन के जरिए, सही है। तो ये तो डायरेक्टली हासिल कर लेते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कैसे न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। और कुछ डिफरेंसेस हैं बोन्स और कार्टिलेज के बीच में, जैसे बोन्स के पास मेड्यूलरी कैविटी होती है, मेड्यूलरी कैविटी, और कार्टिलेज के पास मेड्यूलरी कैविटी एब्सेंट होती है, कार्टिलेज के पास मेड्यूलरी कैविटी एब्सेंट, सही है, सॉरी। इसके अलावा मेड्यूलरी कैविटी होती है तो मेड्यूलरी कैविटी के अंदर इनके पास बोन मैरो भी होता है, और कार्टिलेज के पास बोन मैरो एब्सेंट होता है। बोन्स के पास क्योंकि बोन मैरो होता है तो बोन मैरो के जरिए ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करती हैं, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस। हिमेटो का मतलब क्या होता है, ब्लड, और पोइसिस का मतलब प्रोडक्शन, यानी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, सही है। और कार्टिलेज में नो हिमेटोपोइसिस, कोई हिमेटोपोइसिस नहीं होती है, ठीक है। और कोई डिफरेंस याद आ रहा है, वाटर कंटेंट, यस, इनमें जो वाटर कंटेंट होता है वो 10 to 20% वाटर होता है इन सेल्स के अंदर, जबकि कार्टिलेजेस में जो सेल्स होते हैं उनमें वाटर कंटेंट 60 to 80% होता है, सही है, सेल्स। तो वाटर कंटेंट का भी फर्क है। और कोई डिफरेंस, बस ये याद आ रहे। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, या हम कह सकते हैं इस टॉपिक को डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इसमें हम ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स की तादाद कितनी होती है, 206। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन में बोन्स की तादाद होती है 206, तो ये 206, ज्यादातर इंसानों में बोन्स की तादाद यही होती है, कुछ में वेरी भी करती है, सही, उसको बाद में देखेंगे, बाद में का मतलब 2-3 साल बाद। अच्छा, अब ये जो ह्यूमन स्केलेटन होता है इसको हम मेनली डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी में, one is known as axial skeleton and the other one is known as appendicular skeleton,
अपेंडिकुलर स्केलेटन। सही है, यानी हमने ह्यूमन स्केलेटन, ये पूरा इंसान का ढांचा है, हमने दो टाइप से डिवाइड कर दिया। एक वो स्केलेटन जो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी में, और दूसरा वो स्केलेटन जो कि अपेंडेजेस बना रहा है। ठीक है, ये जो एक्सियल स्केलेटन होते हैं इसकी जो तादाद है वो कितनी है? 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। इन दोनों को ऐड ऑन करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 206। अब ये जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन में बहुत सारे बोन्स हैं, जैसे हेड बोन, सही है, उसके अलावा हमारे पास नेक, नेक के अलावा स्कल, सॉरी, नेक के अलावा रिब्स, रिब्स और स्टर्नम, वर्टिब्री, या हम कह सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। सही है, ये सारे हमारे पास प्रेजेंट है। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में दो चीजें प्रेजेंट है हमारे पास। अपेंडिकुलर स्केलेटन में एक हमारे पास प्रेजेंट है अपर लिम्ब, और दूसरा लोअर लिम्ब, और दो और चीजें प्रेजेंट है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब तो है ही, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अलावा दो और चीजें, वो क्या है? यस, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। देखो, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये जुड़ा हुआ किससे? एक्सियल स्केलेटन से। लोअर लिम्ब भी अपर लिम्ब भी। तो अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने के लिए हमारे पास कौन सा गर्डल होता है? पेक्टोरल गर्डल। जो क्या करता है पेक्टोरल गर्डल? ये ज्वाइन करता है अपर लिम्ब को किसके साथ? एक्सियल स्केलेटन। और लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने वाला कौन सा गर्डल होता है? पेल्विक गर्डल। सही है, पेल्विक। ठीक है, अच्छा, अपर लिम्ब और पेक्टोरल गर्डल को मिला के हमारे पास जो बोन्स की तादाद होती है वो कितनी होती है? 64। लोअर लिम्ब और पेल्विक गर्डल को मिला के 62। तो 64 और 62 126 हो गया। और हमारे पास यहाँ पे हेड में जो बोन्स होती हैं वो 28 होती हैं, नेक में एक बोन, रिब्स में 24 बोन्स होती हैं, 12 पेयर्स मतलब 24, स्टर्नम में एक बोन, और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स। सही है, तो 26 और 24 50 बोन्स हो गई। सही है, 50 और 2 52, 52 और 28 इट इज 80 बोन्स। सही, 80 बोन्स हो गई यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में और अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में मिला के 126 बोन। सही है, अब पहले एक्सियल स्केलेटन को पढ़ लेते हैं। इसको मिटा के, इसको मिटाते हैं, और मिटा के सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सियल स्केलेटन को पढ़ लेते हैं। हमने काउंटिंग तो कर ली पूरी। सही, अब एक्सियल स्केलेटन को पढ़ लेते हैं। इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर पढ़ना होगा। एक्सियल स्केलेटन, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो बोन्स है वो किसकी है? एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हेड की बोन्स है। हेड की बोन्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। हेड की बोन्स में 28 बोन्स होती थी, हमने बात की थी इसकी, 28 बोन्स होती थी। इसमें से इन 28 में से कुछ बोन्स ऐसी हैं जो कि स्कल बना रही हैं, और कुछ बोन्स ऐसी हैं जो कि एयर ऑसिकल्स बना रही हैं, यानी कान की हड्डी। यानी खोपड़ी और कान की हड्डी दो अलग अलग चीजें हैं। सही है, अच्छा, अब ये जो स्कल है, खोपड़ी, इस स्कल के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। अगर हम इस स्कल को देखें, स्कल के अंदर 26 बोन्स होती हैं और एयर ऑसिकल्स में, सॉरी, स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं और एयर ऑसिकल्स में 6 बोन्स, दोनों मिला के हेड की 28 बोन्स पूरी हो जाए। तो ये जो स्कल है, स्कल को भी हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। वन इज क्रेनियम और द ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है, ये क्रेनियम, और दूसरी क्या है? ये हमारी फेशियल बोन्स। सही है, तो क्रेनियम और फेशियल बोन्स में डिवाइड कर देते हैं। सही, ये स्कल की बोन है। ये जो क्रेनियम है, क्रेनियम में होती हैं 8 बोन्स, और फेशियल स्केलेटन में या फेशियल बोन्स में 14 बोन्स। 14 और 8 कितने हो गए? 22। सही है, अच्छा, अब ये जो क्रेनियम है, इसमें कुछ बोन्स है जो कि पेयर्ड है, और कुछ बोन्स है जो कि अनपेयर्ड, यानी सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है। जो पेयर्ड बोन्स है क्रेनियम के अंदर, उनमें कौन आता है? दो। क्रेनियम के अंदर दो बोन्स पेयर्ड है हमारे पास। एक है हमारे पास पैराइटल और दूसरा टेम्पोरल।
सही है। पेराइटल, ये जो दो ऊपर बोन्स हैं पेराइटल है, और दो जो साइड पे बोन्स हैं ये टेम्पोरल है, और बाकी चार बोन्स हमारे पास अनपेयर्ड होती हैं। चार बोन्स अनपेयर्ड होती हैं। फर्स्ट वन इज फ्रंटल, जो सामने की तरफ बोन है ये फ्रंटल बोन, ये अनपेयर्ड है, सिर्फ एक है। और पीछे की तरफ जो बोन है ऑक्सीपिटल, ये भी अनपेयर्ड है, सिर्फ एक है। सही है। और दो बोन्स होती हैं हमारे स्कल के अंदर जो ऐसी नजर नहीं आ रही, जब हम स्कल को ओपन करेंगे तब नजर आएंगी, उनको हम कहते हैं स्फीनॉइड और ईथमॉइड, ये दो बोन्स। सही है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड चार हो गई, ठीक है, और पेयर्ड मतलब दो है, पैराइटल दो, टेम्पोरल दो, चार ही हो गई, चार चार आठ। फेशियल बोन्स की तरफ आए तो फेशियल बोन्स में भी कुछ अनपेयर्ड है और कुछ कैसी हैं, पेयर्ड। सही है। अनपेयर्ड जो बोन है उसमें दो बोन्स आ जाती हैं, मैंडिबल एंड वोमर। सही है, मैंडिबल और वोमर, ये दो बोन्स कैसी हैं, अनपेयर्ड है। सही है। जबकि पेयर्ड में हमारे पास छह बोन्स आ जाती हैं। पेयर्ड में पैलेटाइन, मैक्सिला, लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कॉन्का बोन, एंड लास्ट वन इज जाइगोमैटिक बोन। सही। तो ये छह बोन्स है, इनको याद करने की ट्रिक है एक। सही है, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सही है, इसको अगर तुम लोग याद करके ना भी जाओ तो तुम लोग की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर भी ठीक है, PMLN इन जरदारी हाउस। सही है, PMLN इन जरदारी हाउस। सही है। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन में हम हेड की बात कर रहे थे। हमने कहा था हेड में 28 बोन्स है। इन 28 में कुछ बोन्स हैं जो कि स्कल का पार्ट है, और कुछ बोन है जो कि एयर ऑसिकल्स का पार्ट है। एयर ऑसिकल्स, स्कल तो हमने पूरा पढ़ लिया था। सही है, स्कल के पूरे 22 बोन्स हमने पढ़ लिए थे। एयर ऑसिकल्स के 6 बोन्स हमें पढ़ने थे। ये 6 बोन्स हैं इसमें, मेलियस, इनकस और स्टेपीज के पेयर्स मौजूद हैं, यानी ये सारी बोन्स दो दो हैं। तो इस तरह 6 बोन्स हो गए। और विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स। सही है, स्टेप से ये इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। कोई भी पूछे किसी भी एमसीक्यूज में अगर स्मॉलेस्ट बोन पूछी जाए तो वो क्या है, तो क्या है, स्टेप्स। और लार्जेस्ट बोन अभी इसी में बताऊंगा। लार्जेस्ट बोन आएगा लोअर लिम्ब में, फीमर। सही है, फीमर जो है हमारे पास वो लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट बोन। ठीक है। अच्छा, हेड के बाद नेक की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। नेक में हमारे पास एक बोन होता है, इसका नाम है हायोइड बोन। सही है, ये जो हायोइड बोन होता है, ये इसके बारे में एक पेक्युलरिटी है कि इट इज द ओनली बोन विच डू नॉट फॉर्म ज्वाइंट विथ अनदर बोन। ये एक वाहिद बोन है हमारी बॉडी का जो किसी दूसरे बोन का ज्वाइंट नहीं बनाता है। सही है, ये इसलिए होता है सिर्फ इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू टंग। ये सिर्फ टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू टंग। नेक रीजन में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से यहाँ पे, और ये टंग को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अच्छा, नेक में और भी बोन्स होती हैं। नेक में ये जो बोन है जो मूवमेंट के काम आ रही है, सपोर्ट कर रही है, ये दरअसल वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है। सही है। अच्छा, इसके अलावा एक बोन और सिंगुलर बोन है, वो है स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ब्रेस्ट बोन। जी हो गए, ठीक है, जा रहा हूं। अच्छा, स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये सेंटर में प्रेजेंट होती है और रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। सही है, तो इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू रिब्स। ये रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है। अच्छा, ये भी एक होती है सिंगुलर, ये भी एक, ये भी एक। रिब्स,
रिब्स, हमारे पास रिब्स की जो तादाद है, पसलियों की जो तादाद है वो 24 होती है, या फिर हम कह सकते हैं 12 पेयर्स होती है। ऐसे ही है, 24 या फिर 12 पेयर्स। अब ये जो 12 पेयर्स हैं, इनमें से फर्स्ट पेयर टू सेवेंथ पेयर, या हम कह सकते हैं फर्स्ट सेवेंथ पेयर जो होती है, इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये इस स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होती है। इनको ट्रू रिब्स कहने की वजह क्या है? क्योंकि ये दे आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम। ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद हमारे पास 8, 9th एंड 10th रिब्स जो होती हैं, इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर इनडायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम। ये स्टर्नम से अटैच तो होती है मगर इनडायरेक्टली अटैच होती है। अभी देखते हैं किस तरह इनडायरेक्टली अटैच होती है। और हमारे पास जो 11th एंड 12th लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब, 11 एंड 12 पेयर्स जो है, इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि दे डू नॉट अटैच टू स्टर्नम एट ऑल। ये स्टर्नम से अटैच होते ही नहीं। सही है। जैसे अगर ये मैं रिब्स बनाऊं, ये स्टर्नम बनाऊं मैं, देखो दिस इज स्टर्नम, ये है स्टर्नम। सही है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं रिब्स डायरेक्टली अटैच हो गई स्टर्नम से। ये कौन सी रिब्स है? ट्रू रिब्स। उसके बाद 8वीं, 9वीं और 10वीं रिब स्टर्नम से अटैच हुए मगर इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली? ये 7th रिब से अटैच है, 7 रिब स्टर्नम से अटैच है। बाकी की जो रिब्स हैं वो सिर्फ पीछे वर्टिकल कॉलम से अटैच होती हैं, स्टर्नम से अटैच होती नहीं है। तो उनको क्या कहते हैं हम? फ्लोटिंग रिब्स। सही, वो इस तरीके से पीछे प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से पीछे प्रेजेंट होती है मगर पीछे से घूम के आगे नहीं आ रही होती है। और ये जो रिब्स हैं ये आगे भी आ रही होती हैं। सही है। अच्छा, ये जो फ्लोटिंग रिब्स हैं ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं? किडनीज। दे प्रोटेक्ट किडनीज। क्यों? किडनीज पीछे होती हैं तो फ्लोटिंग रिब्स क्या करती हैं? किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं। और ये जो 2 रिब्स हैं ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? लंग्स एंड हार्ट, हार्ट और लंग्स को। सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में लास्ट बोन्स हैं जिनको हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी। ये वर्टिब्रल कॉलम बहुत लंबा है, हमारे नेक से हमारे टेल बोन तक एक्सटेंड कर रहा है। सही है। नेक से टेल बोन तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इसके 4 रीजन्स होते हैं, 4 तरह की वर्टिब्री होती हैं। एक को हम कहते हैं सर्वाइकल, फर्स्ट को, और हम कहते हैं सेकंड को थोरेसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। सही। सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री, सैक्रल वर्टिब्री एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्री। सही है। अच्छा, सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है? 7 होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है और इनमें बोन्स भी 7 होती है। वर्टिब्री और बोन्स की तादाद अलग अलग हो सकती है, याद रखना। सही है। 7 वर्टिब्री होती है, 7 ही बोन्स भी। थोरेसिक 12 वर्टिब्री है और 12 बोन्स है। लंबार 5 वर्टिब्री है और 5 बोन्स है। सैक्रल में वर्टिब्री तो 5 है मगर बोन्स 1 है। और कॉक्सिस जो वर्टिब्री है वो वर्टिब्री 4 है मगर बोन कितनी है? 1। मतलब ये लास्ट में जो टेल बोन है वो ये इस तरीके से 1 बोन है मगर इसमें से 4 नर्व्स निकलनी है। इसका मतलब इसके अंदर कितनी वर्टिब्री है? 4 वर्टिब्री मिलकर 1 बोन बना रही है। ठीक है। अच्छा, तो इसको टोटल करें तो कितना हो जाएगा? 10, 12,
19 एंड 4 12 और 7 19, 19 और 10 29, और 29 और 4 33। और इसको अगर टोटल करें तो 7 और 12 19, 20, 21 और 5 26। तो टोटल वर्टिकल कॉलम में वर्टिब्री की तादाद कितनी है? 33। और बोन्स की तादाद कितनी है? तो ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन भी बहुत इजी है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमें दो चीजें पढ़नी है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमें पढ़ना है अपर लिम्ब, और अपर लिम्ब के साथ एक और चीज पढ़नी है हमें, और वो क्या है? पेक्टोरल गर्डल। अपर लिम्ब के साथ हमें पढ़ना है पेक्टोरल गर्डल, सही है। और हमें पढ़नी है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का एक और नाम है हाइंड लिम्ब प्लस पेल्विक गर्डल। सही है, तो दो गर्डल्स और दो लिम्ब्स पढ़नी है हमें। सबसे पहले आ जाते हैं अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में पहले पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का काम क्या है? जो हमारे पास फोर लिम्ब या फिर अपर लिम्ब है उसको एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ना, सही है। तो इसके अंदर बेसिकली दो बोन्स होती हैं, एक स्कैपुला और दूसरी क्लेविकल, सही है। स्कैपुला और क्लेविकल। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, शोल्डर ब्लेड, सही। और क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन, सही है। दोनों की तादाद कितनी होती है? एक एक, एक और एक। अच्छा, इस स्कैपुला के अंदर, इस स्कैपुला के पास होता है गिलिनॉइड कैविटी। क्या होता है? गिलिनॉइड कैविटी। ये जो गिलिनॉइड कैविटी होता है इसके अंदर ह्यूमरस अटैच होता है, सही है। ये देखो, ये स्कैपुला का गिलिनॉइड कैविटी है और इसमें ह्यूमरस आके अटैच हो गया। इस तरह ये जो अपर लिम्ब है ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट हो जाती है, सही। गिलिनॉइड कैविटी, गिलिनॉइड कैविटी क्या करते हैं? गिव्स अटैचमेंट टू ह्यूमरस। किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं? ह्यूमरस को। पेक्टोरल गर्डल के बाद अब आ जाते हैं हम फोर लिम्ब। फोर लिम्ब या फिर हम इसको अपर लिम्ब भी कह सकते हैं, फोर लिम्ब भी कह सकते हैं, अपर लिम्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोर लिम्ब है इसमें सबसे पहले एक बोन होती है, इसको कहते हैं हम ह्यूमरस। दिस वन, दिस बोन इज ह्यूमरस, सही है। उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, ये दोनों भी एक एक होती हैं। और उसके बाद रेडियस अल्ना यहाँ पे फोआर्म में मौजूद होती है। उसके बाद क्या होता है हमारा? कार्पल, सही। कार्पल्स होती हैं यहाँ पे, तो कार्पल्स, उसके बाद मेटाकार्पल्स, और उसके बाद फेलेंचीज, सही है। अच्छा, अब सबकी तादाद लिख लेते हैं। ह्यूमरस एक, रेडियस अल्ना एक एक, कार्पल्स होती हैं, सॉरी 8। कार्पल्स कितनी होती हैं? 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजीज 14, सही है। अच्छा, ये ह्यूमरस जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं आर्म में, दिस आर्म, बाजू जिसको कहते हैं। रेडियस और अल्ना ये दोनों प्रेजेंट होते हैं फोर आर्म में। कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं रिस्ट में, मेटाकार्पल हैंड में, और फेलेंजीज फिंगर्स, सही। अच्छा, अब इसको काउंट अगर करें हम तो 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28 29 और 30, 31 और 32, ये हो गया 32। तो अपर लिम्ब और पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल मिला के 32 हो गया एक साइड का। हमारे पास दो अपर लिम्ब और दो पेल्विक गर्डल है, तो सॉरी पेक्टोरल गर्डल है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास? 64, सही। तो 64 बोन्स हो गए टोटल। लोअर लिम्ब में आ जाते हैं। लोअर लिम्ब में सबसे पहले देख लेते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल
ये जो पेल्विक गर्डल है लोअर लिम्ब में सिर्फ एक बोन बनाती है, उसका नाम है हिप बोन। क्या नाम है? हिप बोन। सही है। हिप बोन का एक और नाम है, इसको हम कोक्सल बोन भी कहते हैं। और ये 3 बोन से मिलकर बनती है। 3 बोन आपस में फ्यूज होते हैं। 3 अलग अलग बोन्स नहीं होते हैं, ये तीनों बोन फ्यूज होके एक ही बन जाते हैं और वो हिप बोन है। सही है। और वो 3 बोन्स कौन सी हैं जो फ्यूज होती हैं? इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। सही है। और हिप बोन कितनी होती है? एक साइड पे एक होती है, 2 साइड पे 2 होती होंगी, जाहिर सी बात है। सही है। तो अभी तो 2 से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया, तो अभी हम एक ही लिखेंगे, एक साइड पे एक होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहां पे होता है हाइंड लिम्ब, या फिर इसको हम कह सकते हैं लोअर लिम्ब। हाइंड लिम्ब में बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले होती है हमारे पास फीमर, उसके बाद टिबिया, फिब्यूला, उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फिर लास्ट में फेलेंजीज। अच्छा, एक और बोन भी होता है यहां पे एक और बोन होता है, इसको बोलते हैं पटेला। सही है। नी कैप बोलते हैं इसको। अच्छा, जो फीमर होता है, फीमर एक होता है, टिबिया भी एक होता है, फिबिला भी एक होता है, पटेला भी एक होता है। टार्सल्स जो होती हैं वो 8 के बजाय कितनी होती हैं? 7। कार्पल्स यहाँ पे कितनी थी? 8। यहाँ पे टार्सल्स कितनी है? मेटाटार्सल वही 5, फेलेंजीज वही 40। अभी जो फीमर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थाई में। थाई की जो बोन है उसको फीमर कहते हैं। टिबिया और फिब्यूला कहाँ प्रेजेंट है? लेग में। पटेला कहाँ मौजूद है? नी में, और इसको कहते हैं नी कैप, ये नी कैप बनाता है। सही है। टार्सल्स कहाँ मौजूद है? एंकल में। मेटाटार्सल्स फुट में, एंड फेलेंजीज टोज में। सही है। तो ये इनकी अपेयरेंस हो गई। अच्छा, अब अगर काउंटिंग करें हम तो 14 और 5 19, 19 एंड 7 26, 27, 28, 29, 30, और 30 और एक बोन कितनी हो गई? 31। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 31 ये एक साइड की हो गई, 2 साइड की हम काउंट करेंगे तो 62। 62 और 64 मिला के कितनी हो गई? 126। और एक्सियल स्केलेटन में कितना काउंट किया था हमने? 80। 80 और 126 पूरी 206 बोन्स कंप्लीट हो गए। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स हम किसको कहते हैं? जॉइंट्स आर द मीटिंग पॉइंट बिटवीन 2 बोन्स। मीटिंग पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ 2 बोन्स। 2 बोन्स जहां पे मीट करती हैं, यहां पे अटैच होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। सही है। दूसरी जो टाइप है हमारे पास वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। सही। और जो तीसरी टाइप है उसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट, या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। सही। अब ये जो फाइब्रस जॉइंट है ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है सूचर्स में। सूचर्स कहां होते हैं? इन स्कल। सही है। स्कल के जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? सूचर्स कहते हैं। जॉइंट ऑफ द स्कल्स आर नोन एज सूचर्स। सही है। और ये इमूवेबल होते हैं, इसीलिए हम स्कल के जॉइंट, जैसे ये फ्रंटल बोन और टेम्पोरल बीच के बोन्स के बीच में जॉइंट है, क्या मूव हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी तरह फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के दरमियान भी जॉइंट है, मूव नहीं हो सकता। सही। याद रखना, स्कल में सिर्फ एक जॉइंट है, ऑल जॉइंट्स आर इमूवेबल। स्कल में सारे जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं सिवाय एक के। अब वो एक जॉइंट कौन सा है? उसको हम बोलते हैं टेम्पोरो
मैंडिबुलर, मैंडिबुलर जॉइंट। मैंडिबल और टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन के दरमियान, ये देखो ये जो मैंडिबल है ये जॉइंट होता है यहाँ ऊपर जाके टेम्पोरल बोन के साथ। टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के दरमियान जो जॉइंट है वो मूव करते हैं, इसी वजह से हमारी जो लोअर जॉ है वो मूवेबल है, इसीलिए लोअर जॉ क्या है, मूवेबल है। तो स्कल में सिर्फ एक जॉइंट है जो कि मूवेबल है, वो क्या है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। सही है, बाकी सारी जॉइंट इमूवेबल है। यहाँ पे एक्सेप्ट लिख लेना, ऑल जॉइंट्स आर इमूवेबल एक्सेप्ट टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। सही। अच्छा, कार्टिलेजेस जो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये कहाँ होती हैं, ये होती हैं रिब्स में और इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स। यानी जो दो वर्टिब्री के बीच में जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। अच्छा याद रखना, वर्टिब्री के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्री के बीच में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट जिसकी वजह से स्लाइटली मूव कर सकते हैं, और एक होता है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट जिसकी वजह से ये और ज्यादा मोशन परफॉर्म कर सकता है। वो देखेंगे जब साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे। साइनोवियल जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, और इसका हमें स्ट्रक्चर देखना है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर सही, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, दो बोन्स मीट करती हैं एक पॉइंट पे। सही है, इस पॉइंट पे दो बोन्स मीट करती हैं, दोनों बोन जॉइंट जो दोनों बोन्स जो होती हैं उसके एंड में क्या मौजूद होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। सही है, एक मेम्ब्रेन होती है जो इस जॉइंट को कवर करती है, इसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद जॉइंट कैप्सूल भी होता है मगर उसको हम नहीं बना रहे, ठीक है। ये एक स्पेस होती है, कैविटी होती है जिसको बोलते हैं हम साइनोवियल कैविटी, और ये जो कैविटी होती है फिल्ड होती है फ्लूइड के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कौन बनाता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन सेल्स से बने हुए होते हैं इस तरीके से, और ये सेल्स क्या बनाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बनाते हैं, याद रखना। सही है, और इसका काम क्या होता है, ज्वाइंट को लिब्रिकेट करना। सही, ताकि ज्वाइंट मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन पैदा ना हो। क्लियर है। अच्छा, अब साइनोवियल ज्वाइंट हमारे पास अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे एक साइनोवियल ज्वाइंट है जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट मूवमेंट को अलाउ करता है इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में। और ये प्रेजेंट कहां पे होता है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इट इज प्रेजेंट इन शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके अलावा हिप ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट किसके दरमियान बनता है, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ द ह्यूमरस के दरमियान, और ये सारी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, हर डायरेक्शन में ट्विस्टिंग मूवमेंट भी परफॉर्म कर सकता है और सारी डायरेक्शन में सारी मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सही, सेम हिप ज्वाइंट, फीमर, हमारे फीमर और इसके उसके बीच में, हिप बोन के बीच में, हिप बोन और फीमर। हिप बोन के पास, हिप बोन के पास एक, जो हमारे पास हिप बोन होती है इसके पास एक कैविटी होती है, जिस तरह स्कैपुला के पास कैविटी थी, उस कैविटी को बोलते हैं एसेटाब्यूलम, एसेटाब्यूलम। और इस एसेटाब्यूलम में हेड ऑफ द फीमर अटैच हो जाता है। सही है, जिसकी वजह से ये ज्वाइंट बन जाता है। नेक्स्ट, सेकंड ज्वाइंट इज हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट सिर्फ एक प्लेन में मोशन को अलाउ करता है, इट अलाउज मोशन ओनली इन वन प्लेन। सिर्फ एक प्लेन में मोशन को अलाउ करता है, बाकी किसी भी प्लेन में मोशन को अलाउ नहीं करता है। और ये कहां प्रेजेंट होता है, एल्बो ज्वाइंट एंड नी ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट, ये जो कोनी में जो ज्वाइंट होता है एल्बो में, सिर्फ एक प्लेन में मोशन करवा सकता है। सही है, किसी और प्लेन में मोशन नहीं करवा सकता है। सही है, इसी तरह नी ज्वाइंट भी। थर्ड है सैडल ज्वाइंट, या फिर इसको हम कहते हैं कॉन्डाइलॉइड ज्वाइंट। ये कहां पे होता है,
सैडल ज्वाइंट या फिर कॉन्डाइलर ज्वाइंट, याद आ रहा है कुछ? हाँ, रिस्ट में होता था ये इट अलाउज मोशन इन ऑल डायरेक्शन, ये सारे डायरेक्शन में मोशन को अलाउ करता है, मगर एक्सेप्ट ट्विस्टिंग और रोटेशन। सही है, ये हर डायरेक्शन में मोशन को अलाउ करता है सिवाय किसके? ट्विस्टिंग या फिर रोटेशन के। अगर हम अपने रिस्ट को देखते हैं तो रिस्ट देखो हर डायरेक्शन में मूव कर देते हैं, मगर रिस्ट को हम मोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सही है, कर सकते हैं ट्विस्ट? ये जो ट्विस्ट कर रहा हूं ये कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है, बिल्कुल। अगर मैं इसको यहां पे ऐसे होल्ड कर लूं तो फिर ये मजीद ट्विस्टिंग नहीं करता, रिस्ट ज्वाइंट ट्विस्टिंग नहीं कर सकता है। सही है, ट्विस्टिंग जो कर सकता है वो आगे हम देखते हैं, पिवट ज्वाइंट या पाइवट ज्वाइंट भी कह सकते हैं इसको। ये जो पिवट ज्वाइंट है इट अलाउज ओनली ट्विस्टिंग, ये सिर्फ किसको अलाउ करता है? ट्विस्टिंग को। और ये कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन रेडियस एंड अल्ला। ये कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन रेडियस एंड अल्ला। हमने जो बात की यहाँ पे रेडियस और अल्ना दोनों मौजूद है। सही है, तो ये जो एल्बो ज्वाइंट है ये अल्ना बना रहा होता है। सही है, ये अल्ना और ह्यूमरस मिलके एल्बो ज्वाइंट बना रहे होते हैं जो हिंज ज्वाइंट कहलाता है। सही है, और रेडियस और अल्ना मिलके पिवट ज्वाइंट बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? ट्विस्टिंग। एक और जगह पिवट ज्वाइंट होती है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ये दो बोन्स के नाम है, एटलस और एक्सिस। सुने कहां होते हैं एटलस और एक्सिस? यस, यस, ये जो है हमारे पास, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है और ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। सही, तो फर्स्ट सर्वाइकल नेक में जो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा है और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इन दोनों के दरमियान भी पिवट ज्वाइंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? रोटेशन कर सकते हैं। सही है, पांचवी टाइप है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्री के दरमियान प्रेजेंट होता है। अब वर्टिब्री के दरमियान तो हमने बोला था कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, तो वर्टिब्री के दरमियान कार्टिलेजिनस ज्वाइंट भी होते हैं और ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या करता है? इस तरह की मोशन करवाता है। ये सारे मोशंस कैसे कर रहे हैं? ये फ्रीली मूवेबल नेक कैसे हुई? ग्लाइडिंग ज्वाइंट की वजह से। सही है, स्केलेटल सिस्टम का लास्ट पार्ट है विच इज आर्थराइटस। ये भी हमारे एमडी गेट 2025 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। आर्थराइटस हम किसको कहते हैं? आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। और आर्थरो का मतलब क्या होता है? जॉइंट। आर्थरो का मतलब क्या होता है? जॉइंट। आर्थ्रोपोड्स याद है तुम लोगों को? आर्थ्रोपोड्स, देखो आर्थ्रोपोड में दो वर्ड्स थे, आर्थ्रोपोड्स। पोड्स का मतलब क्या होता है? लेग, और आर्थरो का मतलब ज्वाइंट। तो हम इनको कहते थे इनके ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, ऐसे ही है ना। तो आर्थरो का मतलब होता है ज्वाइंट और आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट which is characterized by stiffness, pain and swelling। सही है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट होती है। और इसकी निशानियां क्या है? कैसे पता चलता है कि आर्थराइटिस हो गया? ज्वाइंट स्टिफ हो जाता है, मतलब मूव नहीं होता है। सही, मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, पेन होता है और स्वेलिंग होती है। सही है, इसको, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? जोड़ों का दर्द। सही, तो जोड़ों के दर्द का मतलब क्या है? अच्छा, हर जोड़ के दर्द का मतलब आर्थराइटिस नहीं है। जिस तरह हर ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब हाइपरटेंशन नहीं है, हर ग्लूकोज लेवल बढ़ने का मतलब डायबिटीज़ नहीं है, उसी तरह हर जोड़ों के दर्द का मतलब आर्थराइटिस नहीं है। जैसे अभी मैं अगर बहुत ज़्यादा चलूंगा मेरे जोड़ों में दर्द हो जाएगा तो वो आर्थराइटिस नहीं होगा। इसी तरीके से मैं अगर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाएगा या मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लूँगा, मेरा शुगर लेवल हाई हो जाएगा। सही, बहुत गुस्सा आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ नहीं होगी। सही, वो सिर्फ उस वक्त बढ़ा होगा। आर्थराइटिस एक कांस्टेंट जोड़ों में दर्द को कहते हैं। अगर किसी के जॉइंट में कांस्टेंट दर्द है तो उसको क्या बोलेंगे? आर्थराइटिस। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहता है, हर वक्त बढ़ा रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। अगर किसी का शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल कॉन्स्टेंटली बढ़ा रहता है तो उसको क्या बोलेंगे?
डायबिटीज कहेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये कांस्टेंट जोड़ों के दर्द को क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंड वन इज rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis, and third one is gouty arthritis, या गाउट भी कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ये 3 टाइप्स हैं। सबसे कॉमन कौन है इनमें से? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की सबसे कॉमन वजह क्या है? ओबेसिटी। और सबसे कॉमन साइट क्या है? वेट बेयरिंग ज्वाइंट, जैसे नी। कभी भी तुमने नहीं सुना होगा किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया उसके एल्बो में, सुने? एल्बो में नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि एल्बो में वेट नहीं डाल रहे होते हैं हम, सही है। पूरी बॉडी का वेट किस पे पड़ रहा होता है? घुटनों पे पड़ रहा होता है, सही है। अब अगर घुटनों पे हम, अगर हमारा मिसाल के तौर पे 30 ग्राम का घुटना है, सही, या फिर 100 ग्राम का घुटना है, उसके ऊपर अगर 80 किलो का वजन डाल दें तो गलत है ना, सही। जितना बड़ा घुटना हो उसी हिसाब से उतना वजन डालना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो हम नी से ज़्यादा अगर ओबेसिटी बहुत बढ़ जाएगी तो नी में उसकी औकात से ज़्यादा वेट पड़ेगा और वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकेगा? ये देखो, ये आ गया फीमर, सही, ये आ गया फीमर। फीमर के ऊपर क्या होता है? अच्छा, ये हमने डिफरेंस बिटवीन बोन और कार्टिलेज में एक चीज़ हमने मिस कर दी, वो अभी देख लेते हैं। ये हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो बोन्स की एंड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब कार्टिलेज जो होती है ना, कार्टिलेजेस, वो मैंने वहाँ पे बताना मैं भूल गया। कार्टिलेजेस ए न्यूरल भी होती हैं। ए न्यूरल होने का क्या मतलब है? नर्व सप्लाई नहीं होती है, तो इसका मतलब इनमें कोई पेन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर ऊपर से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाऊँ इसके ऊपर से, अभी तो देखो यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ पे क्या मौजूद है? साइनोवियल फ्लूइड, याद है ना? तो अगर मूवमेंट होगी तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट हो जाएगी। अगर हम किसी 2 सरफेस की तरह ऑयल लगाते हैं, उसको रब करें तो फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा। तो उसी तरह यहाँ पे ऑयल है तो मतलब लुब्रिकेंट है तो कोई मसला नहीं है, मगर इस पर अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो जब ये मूव करेगा तो मूव करने से इसका कार्टिलेज क्या होगा? रब होगा, सही, मगर पेन नहीं होगा। पेन होगा? नहीं होगा। आहिस्ते आहिस्ते अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं तो आहिस्ते आहिस्ते ये कार्टिलेज क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही रब होते होते क्या हो जाएगी? ऊपर होगी, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सी 2 चीज़ कांटेक्ट में आ जाएगी आपस में? थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ, बोन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी आपस में। और अब जो चीज़ रब होगी वो क्या होगा? बोन होगा। और जब बोन रब होगी तो पेन होगा बहुत ज़्यादा, सही है। जॉइंट में, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जोड़ों में, सही है। और साथ में बोन डैमेज भी हो सकती है। तो इसलिए किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मूवमेंट स्टॉप कर दो। बोलते हैं कुर्सी में बैठ के नमाज़ पढ़ो, ज़मीन में बैठ के नमाज़ मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि अगर बंदा बहुत ज़्यादा जॉइंट को मूव करेगा तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा क्या होंगी? रब होंगी, आपस में फ्रिक्शन पैदा होगी, और उसकी वजह से बोन्स क्या होते लगेंगी? डिस्ट्रॉय होने लगेंगी। आ रही है बात समझ में? तो ये मसला होता है। तो सबसे बड़ी वजह क्या है? ओबेसिटी, सही है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का काउज क्या है? इट इज़ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है? इसमें WBCs मिसडायरेक्टेड हो जाते हैं और अटैक कर देते हैं ऑन साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ जॉइंट, तो हम कहते हैं जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो गई और इसको आर्थराइटिस का नाम दे देते हैं। लास्ट गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है? यूरिक एसिड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन जॉइंट्स, सही। यूरिक एसिड जॉइंट में एक्यूमुलेट होने लगता है। और यूरिक एसिड हमें पता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। यूरिक एसिड एक सॉलिड नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसके क्रिस्टल जब जॉइंट में एक्यूमुलेट होते हैं तो मूवमेंट में क्या होता है? पेन भी होता है और मूवमेंट इम्पार्ट भी होती है, यानी मूव करने में मसला भी होता है, दर्द भी होता है और मूवमेंट सही से हो भी नहीं पाती है। आगे बात समझिए, 3 आर्थराइटिस की टाइप्स हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट का सेकेंड पार्ट
विच इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, सही है। अच्छा, मस्कुलर सिस्टम में हमें बेसिकली 3 मसल्स की टाइप्स पढ़नी है। मसल्स की टाइप्स ही 3 होती हैं, सही है। सबसे पहले मुझे मसल्स की डेफिनेशन बता दो, मसल्स होते क्या हैं, क्या होते हैं? मसल्स आर द टिश्यूज विच हैज़ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हर वो टिश्यू जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी हो वो क्या है? मसल्स है, सही। तो 3 टाइप्स है मसल्स की बेसिकली। एक है हमारे पास स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल। दूसरे टाइप की जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, और लास्ट टाइप इज स्केलेटल मसल्स। सही, इन तीनों में डिफरेंस की सूरत में हम पढ़ लेते हैं ताकि तीनों की प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, इसको नाम स्मूथ क्यों दिया गया है? क्योंकि इसकी स्मूथ अपीयरेंस होती है। ये अनस्ट्राइटेड होता है, अनस्ट्राइटेड, या फिर हम इसको कह सकते हैं अनस्ट्रिप्ड। मतलब इस मसल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें कोई स्ट्राइशन नहीं मिलेगी, कोई स्ट्रिप बना हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी स्मूथ अपीयरेंस होगी। स्केलेटल मसल को देखें तो स्केलेटल मसल में हमें स्ट्रिप नज़र, स्ट्राइटेड नज़र आएगा, सही है। अच्छा, कार्डियक मसल्स, इसके बरक्स इसमें इरेगुलरली स्ट्रिप्ड मसल्स। ये भी स्ट्राइटेड हो, ये स्ट्राइटेड होगा कार्डियक मसल, मगर स्ट्राइशन कैसी होगी? इरेगुलर होगी। मतलब कहीं से स्ट्राइटेड होगा, कहीं से स्ट्राइटेड नहीं होगा, कोई रेगुलरिटी, कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी इसमें। तो ये इरेगुलरली स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, जबकि स्केलेटल मसल्स आर रेगुलर स्ट्राइशन मिलेगी। स्केलेटल मसल में हमें क्या मिलेगी? रेगुलर स्ट्राइशन या फिर रेगुलर स्ट्रिप मसल्स हैं। रेगुलर स्ट्राइशन का क्या मतलब है? यानी स्ट्रिप जो होगी वो रेगुलर होगी, यानी देखने में एक सिमेट्री नज़र आएगी, ठीक है। स्मूथ मसल जो होते हैं इनमें स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। सेल्स कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड सेल्स, सही है। सेल्स का शेप कैसा होता है? इस तरह स्पिंडल शेप्ड, सही है। अच्छा, जबकि कार्डियक मसल ब्रांच्ड होते हैं, यानी इनके सेल का शेप कैसा नज़र आएगा हमें? इस तरीके से ब्रांच नज़र आएगा, यानी इसमें से ब्रांचिंग निकली हुई होगी, ठीक है। जबकि स्केलेटल मसल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, यानी ये कैसा नज़र आएगा हमें? इस तरीके से लंबा लंबा नज़र आएगा, इस तरीके से सिलेंडर की तरह, सिलेंड्रिकल शेप का सेल, सही है। अच्छा, स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी एक न्यूक्लियस होगा। कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं और बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, यानी कुछ सेल्स में एक न्यूक्लियस होते हैं, कुछ सेल में, और ये बहुत रैंडम है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं किस सेल में एक न्यूक्लियस है, किस सेल में एक से ज़्यादा। तो ये इस तरीके से इनको अगर डिवाइड कर दें हम इनके सेल्स को इस तरीके से, तो या तो एक न्यूक्लियस होगा या फिर 2 न्यूक्लियस होगा, सही। स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होते हैं और स्केलेटल मसल भी, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है, यानी हमारे कंट्रोल में होता है, सही। अच्छा, लोकेशन देख लें अगर, लोकेशन, तो लोकेशन वाइज स्मूथ मसल कहाँ होते हैं? ब्लड वेसल्स में होते हैं, इसीलिए ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन हमारे इख्तियार में नहीं है। उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे स्टमक में कौन से मसल्स हैं? स्मूथ मसल। इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल, सही है। इस तरह इंटरनल ऑर्गन्स में भी स्मूथ मसल होता है। कार्डियक मसल की लोकेशन नाम से पता चल रहा है कि कहाँ है? हार्ट में। जबकि स्केलेटल मसल की लोकेशन ये कहाँ पाए जाते हैं? अटैच टू द स्केलेटन, अटैच टू द स्केलेटन, स्केलेटन से जुड़े हुए नज़र आते हैं हमें, और यही स्केलेटन को मूव करने भी काम होते हैं और ये हमारे इख्तियार में होते हैं,
समझ में आ गई बात। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्मूथ मसल होता है, ये एक हमारी बुक में डिफरेंस लिखा हुआ है सिंध बोर्ड में, कि इसमें कैलमोड्यूलिन होता है फॉर कैल्शियम अटैचमेंट। कैल्शियम की अटैचमेंट के लिए जो प्रोटीन होता है वो उसका नाम क्या है? कैलमोड्यूलिन। जबकि कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों में जो कैल्शियम की अटैचमेंट के लिए जो प्रोटीन होता है उसका नाम है ट्रोपोनिन सी। समझ गए? तो ये कुछ डिफरेंस थे इन तीनों के बीच में। इन मसल्स में से स्केलेटल मसल को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो अब पढ़ लेते हैं स्केलेटल मसल को इन डिटेल। सबसे पहले इन स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखें तो स्केलेटल मसल, ये है हमारे पास एक होल स्केलेटल मसल, जो कि अभी मैंने एक गाय से निकाला है बकरीद में। सही है। अच्छा, ये स्केलेटल मसल है, इसमें बहुत सारे थिक फाइबर्स होते हैं। अगर तुम लोग मसल्स देखो, गोश्त खाओ उसकी बिरयानी बना के, तो उसके अंदर से तुम्हें बहुत सारे, जब उसको तुम तोड़ोगे तो बहुत सारे क्या निकलेंगे? बहुत मोटे मोटे फाइबर्स निकलेंगे। ऐसे ही है ना? तो ये जो स्केलेटल मसल, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अब इस स्केलेटल मसल, ये क्या है? ये मसल है पूरा। इस मसल के अंदर से बहुत सारे फाइबर्स निकल रहे हैं, तो एक फाइबर को निकाल के देख लेते हैं। इस एक फाइबर को निकाल लेते हैं। सही है। इस एक फाइबर को मैंने निकाल के देखा तो मुझे पता चला कि इसके अंदर भी बहुत सारे बारीक बारीक फाइबर्स हैं, बहुत छोटे छोटे फाइबर्स हैं। सही है। इसको रेशे भी कह सकते हैं। तो गोश्त जो होता है, मसल जो होता है, उसमें पहले तो बड़े बड़े रेशे होते हैं। सही है। उन रेशों को अगर हम निकालें तो उसमें से छोटे छोटे रेशे भी निकलते हैं। ऐसे ही होते हैं ना, बारीक बारीक। तो अगर हम एक फाइबर को बड़ा करके देखें तो इसमें फर्दर बहुत सारे फाइबर्स हैं। सही है। और अच्छा, ये जो है इसको हम कहते हैं मसल बंडल। क्या कहते हैं? मसल बंडल, या फिर इसका एक और नाम है मसल बंडल। क्या नाम है? मसल बंडल कह सकते हैं, या फिर मसल फेसिकुलस कह सकते हैं। ऐसे ही है ना? तो इस मसल्स के अंदर बहुत सारे मसल्स फेसिकुलाए हैं। सही है। और मसल फेसिकुलाए के अंदर बहुत सारे, ये क्या है? इनको हम कह सकते हैं मसल फाइबर्स। इनके अंदर बहुत सारे क्या है? मसल फाइबर्स हैं। सही है। अच्छा, अब इनकी कवरिंग को देख लेते हैं। मसल की जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। अच्छा, मसल बंडल या फेसिकुलस की जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और मसल फाइबर की जो कवरिंग है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग है, इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। सही। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि मसल की कवरिंग को एपीमाइसियम, मसल बंडल या फेसिकुलस की कवरिंग को पेरीमाइसियम, और मसल फाइबर की कवरिंग को एंडोमाइसियम। और उसके अलावा मसल बना हुआ होता है बहुत सारे मसल बंडल्स से, या फिर मसल फेसिकुलाई से, और मसल बंडल्स बने हुए होते हैं बहुत सारे मसल फाइबर से। अब मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हमें देखना है। सही। तो ये तो हमारे पास होल एक मसल का स्ट्रक्चर आ गया, ग्रॉस स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं। हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं मसल फाइबर का, तो यहां पे देख लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। ठीक है। अच्छा, अब मसल फाइबर का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले मसल फाइबर के दो और नाम है। मसल फाइबर को हम एक तो मसल फाइबर कह सकते हैं, मसल फाइबर कहने के बजाय मसल सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि मसल फाइबर क्या है? मसल सेल है। मसल फाइबर क्या है? मसल सेल। बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं मसल के। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? मायोसाइट्स। मायो मतलब क्या होता है? मायो मतलब क्या होता है? मसल। और साइट मतलब सेल, यानी मसल के सेल। सही है। मायोसेल्स, मायोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, ये जो मसल सेल्स हैं इनका हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। सही है। ये वाला मायो का मतलब क्या है? वो मायो रोल होता है ना, मायो रोल, वो वाला मायो लिखा है। सही है। इसको सही कर लेते हैं, मायोसाइट्स। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक मसल फाइबर को मैंने बड़ा करके बना दिया, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को बना रहा हूं।
सही, इस मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा। इस सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा स्मूथ नहीं होते बल्कि इसमें इस तरह की इनवेजिनेशंस होती हैं। क्या होती हैं? इनवेजिनेशंस। इनवेजिनेशंस मतलब इनर फोल्डिंग्स। नीचे भी होती हैं मगर एक ही जगह बनाते हैं, सिर्फ ऊपर। ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, मगर सिर्फ ऊपर बना रहे हैं। इसमें इस तरीके की इनवेजिनेशंस मिलती हैं। सही है, इन इनवेजिनेशंस को हम क्या कहते हैं? यस, टी टिब्यूल। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? ट्रांसवर्स टिब्यूल। याद रखना है इसको, एमसीक्यूज में वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ट्रांसवर्स टिब्यूल भी कह सकते हैं इसको। तो टी टिब्यूल कह लो इसको, या फिर ट्रांसवर्स टिब्यूल कह लो। सही, टी टिब्यूल, या फिर यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांसवर्स टिब्यूल। सही है। अच्छा, और इस टी टिब्यूल के साथ दो अटैच होते हैं स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल। और ये क्या स्टोर करता है? इट स्टोर्स कैल्शियम। ये कैल्शियम को स्टोर करता है। सही है। और इसके अंदर क्या मौजूद होंगे? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। यहां पे न्यूक्लियस बता रहा हूं क्योंकि यहां पे कुछ बनाना है मुझे। सही, तो न्यूक्लियाई हो गए। और इसके पास क्या होगा? साइटोप्लाज्म भी होगा। इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल। मसल सेल्स की साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सही, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज होगी, और वो चीज क्या है? मायोफिब्रिल्स। सही, इसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होगा। सही, और उसको हम क्या कह रहे हैं? मायोफिब्रिल। सही, तो मायोफिब्रिल बना लेते हैं। सही, इस तरीके के क्या है हमारे पास? मायोफिब्रिल्स। ये क्या है? दीज आर मायोफिब्रिल्स। सही है, ये क्या है? मायोफिब्रिल्स। सही है। इस मायोफिब्रिल्स के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, या दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, हम कह सकते हैं। सही है। इस मायोफिब्रिल के अंदर कितने तरह के फिलामेंट्स होते हैं? दो। एक को हम कहते हैं थिन फिलामेंट, या फिर एक्टिन फिलामेंट। एक ही बात है, थिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट एक ही बात है। और दूसरे को हम कहते हैं थिक फिलामेंट, या फिर मायोसिन फिलामेंट। सही है। ये जो थिन फिलामेंट होता है ये तीन प्रोटीन से मिलकर बनता है। थिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट कह लो। कितनी प्रोटीन से मिलकर बनता है? तीन। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और ये थिक फिलामेंट है, सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ होता है? मायोसिन से। सही है। तो ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है ये है थिक फिलामेंट। ये क्या फिलामेंट है? देखने में भी पता चल रहा है ये क्या है? थिक फिलामेंट। तो जितने भी रेड से बने हुए वो सारे थिक फिलामेंट है। और ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये क्या है? नीचे बनाता हूं, ये है थिन फिलामेंट। सही, आगे बात समझ में? अच्छा, ये थिन फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट। अच्छा, अब थिन फिलामेंट जो है, ये जो ब्लैक से मैंने बनाया है थिन फिलामेंट, ये सारे थिन फिलामेंट है। इसके अंदर कितनी प्रोटीन है? तीन। एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन भी फर्दर तीन तरह की इसमें होती है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आर। ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आर, ये तीन तरह की ट्रोपोनिन्स होती हैं एक थिन फिलामेंट के अंदर। आगे बात समझ में? और मायोसिन तो तुम्हें नजर आ गया, ये मायोसिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट जो बना रहे हैं। सही, इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ चीजें हमें देखनी है, जैसे थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट देख लेते हैं।
देखो ये थिन फिलामेंट है, इसमें सबसे पहले ये आ गया एक्टिन, जो ब्लैक से बनाया ये क्या आ गया, एक्टिन। अच्छा, एक्टिन प्रोटीन और एक्टिन फिलामेंट में फर्क है। एक्टिन फिलामेंट बना हुआ होते हैं 3 प्रोटीन से, एक्टिन, प्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। आगे बात समझिए। तो यहां पे मैं एक्टिन प्रोटीन की बात कर रहा हूं, एक्टिन फिलामेंट की बात नहीं कर रहा। अब एक और प्रोटीन, अच्छा, इस एक्टिन के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है फॉर मायोसिन, इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिन के ऊपर मौजूद मायोसिन बाइंडिंग साइट, इसमें मायोसिन का हेड क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, मगर यूजुअली बाइंड नहीं करते। क्यों बाइंड नहीं करते? क्योंकि एक और प्रोटीन इसको क्या कर लेते हैं, छुपा लेती है, और इस प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है। ट्रोपोमायोसिन हाइड्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन। ट्रोपोनिन क्या करता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन को क्या कर लेता है, छुपा लेता है। उसके बाद तीसरी प्रोटीन है हमारे पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन इस तरह 3 पाया जाता है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। अभी बताता हूं तीनों का काम। देखो ये है ट्रोपोनिन आई, ये वाला ट्रोपोनिन है ट्रोपोनिन आई, और ये क्या कर रहे हैं, इट अटैचेस टू एक्टिन। ये किससे अटैच हो रहा है, एक्टिन से। ये वाला ट्रोपोनिन है ट्रोपोनिन टी, और ये किससे अटैच हो रहा है, ट्रोपोमायोसिन से। और ये वाला ट्रोपोनिन है ट्रोपोनिन सी, जो किससे अटैच होगा, कैल्शियम से अटैच होगा। सेम इसी तरह यहां पे देखो, ये ट्रोपोनिन टी, ये ट्रोपोनिन आई और ये ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन सी किससे अटैच होगा, कैल्शियम। ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोनिन आई एक्टिन से अटैच होगा। सही है, ये एक बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अब यहां पे कुछ बैंड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये जो लाइन नजर आ रही है तुम लोगों को, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, किसके बीच में, इस थिन फिलामेंट के बीच में, जो थिन फिलामेंट को सेपरेट कर रही है। इस लाइन को हम कहते हैं जी लाइन। और यहां पे भी एक लाइन होती है जो थिक फिलामेंट को के बीच से पास हो रही होती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। सही है, जी लाइन और एम लाइन समझ में आ गया। सही है। अच्छा, दो जी लाइन, दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। सही है। अच्छा, हम मसल्स, हमने बात की मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये सारे जेड लाइन पे एक दूसरे के करीब आएंगे। तो असल में जो स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है वो यही है, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। होता क्या है, होता यह है कि किसी भी तरीके से जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाता है। जब जेड लाइन एक दूसरे के करीब आता है तो सार्कोमेयर क्या हो जाता है, छोटा। एक सार्कोमेयर छोटा हुआ, दूसरा सार्कोमेयर छोटा हुआ, तीसरा सार्कोमेयर छोटा हुआ। तो यहां पे तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस कवर हो रहा है, मगर जब मसल फाइबर के अंदर मौजूद सारे सार्कोमेयर छोटे हो जाएंगे तो मसल फाइबर भी छोटा हो जाएगा। मसल फाइबर छोटा हो जाएगा तो मसल फाइबर क्या बना रहा था, मसल बंडल, तो मसल बंडल भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और मसल बंडल छोटा हो गया तो मसल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरह सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से मसल बंडल और उसकी वजह से मसल। तो इसीलिए इसको कहते हैं द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। अब ये किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कुछ जोन्स नजर आते हैं हमें, जैसे ये जो जोन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट मौजूद है, ये देखो, ये थिन फिलामेंट इस जोन में, या फिर इस जोन में सिर्फ और सिर्फ कौन मौजूद है, थिन फिलामेंट। ऐसे ही है, इस जो जोन मैंने बनाया है, इस जोन में सिर्फ और सिर्फ कौन से फिलामेंट है, थिन। तो ये बैंड क्या कहलाते हैं, आई बैंड। ये बैंड क्या कहलाते हैं, आई बैंड। और ऐसा बैंड जिसमें थिन और थिक फिलामेंट दोनों, इसको हम क्या कहते हैं, ए बैंड। सही है। अच्छा, और ऐसा जोन जहां पे सिर्फ थिक फिलामेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एच जोन। ये 3 चीजें याद रखनी है, सिर्फ थिन फिलामेंट आई जोन, आई बैंड, थिन और थिक दोनों ए बैंड, और सिर्फ थिक एच जोन। ठीक है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं। ये बात क्लियर है। एम लाइन भी समझ में आ गई, सेंटर में जो लाइन है क्या है, एम लाइन। अब लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले देखते हैं होती कैसे। तो वैसे ही मसल फाइबर बना लेते हैं एक बड़ा सा, सही, ये हमने बना लिया एक, या फिर इसको इतना बड़ा नहीं करते, उस तरफ टेक्स्ट के लिए जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं मसल फाइबर। सही, मसल फाइबर में हमें पता है कि जो सार्कोलेमा होता है वो स्मूथ नहीं होता है, बल्कि उसमें इस तरीके की इन्वेजिनेशंस होती हैं। सही है। और यहाँ पे होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये स्टोर करता है कैल्शियम को। सही है। और यहाँ पे हमारे पास होती है हमारी मायोफिब्रिल, सिर्फ एक सार्कोमेयर को यहाँ पे बनाएंगे, सिर्फ एक सार्कोमेयर को, ताकि हम सही से समझ सकें। सही, ये हो गई थिन फिलामेंट हमारे पास। सही, और इसके सेंटर में कौन आ जाएगा हमारे पास? थिक फिलामेंट। ये आ गया हमारे पास थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। सही है। और यहां से निकली हुई है मायोसिन हेड्स, ये मायोसिन हेड निकली हुई। सही है। अब देखो होगा क्या। अच्छा, यहां पे हम पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड। ये मायोसिन हेड के लिए क्या है? बाइंडिंग साइट। मगर इसको कौन छुपाया हुआ है? इसको ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया हुआ है? हाइड किया हुआ है। ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया हुआ है? इसको हाइड किया हुआ है। ट्रोपोमायोसिन ने इसको हाइड किया हुआ है। और साथ में हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी हैं, एक ही बनाते हैं ट्रोपोनिन को। सही, एक ही मैं बना रहा हूं, सब में होंगी। सही, ब्लू से बना लेते हैं। ये प्रोटीन है जो एक्टिन से भी अटैच है, ट्रोपोनिन से भी अटैच है, और एक इसका पार्ट खाली है जो कि कैल्शियम के लिए। ट्रोपोनिन आई एक्टिन से अटैच है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से अटैच है, और ट्रोपोनिन सी किसी से अभी अटैच नहीं है, अभी कैल्शियम से अटैच होगा। सही है। अच्छा, सेम इसी तरह यहां पे भी एक बना लेते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। हुआ क्या, देखो यहां से एक नर्व आ रही थी, ब्रेन से एक नर्व आ रही थी, इसने ये एक्शन पोटेंशियल लेकर आई और यहां पे रिलीज कर दी एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए थे सार्कोलेमा ऑफ मसल्स में, वो एक्टिवेट हो गए, और जैसे ही एक्टिवेट हुए नर्व इंपल्स कहां पे रन करने लगी? इस मेम्ब्रेन में, सार्कोलेमा में। जैसे ही सार्कोलेमा में नर्व इंपल्स मूव करते करते कहां जाएगी? टीटीब्यूल में। टीटीब्यूल में जैसे ही जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट रिलीजिंग मोर एंड मोर कैल्शियम आयन। सही है। ये कैल्शियम आयन करेंगे क्या? जाके बाइंड हो जाएंगे किसके साथ? ट्रोपोनिन सी के साथ। जैसे ही ट्रोपोनिन सी के साथ ये बाइंड होंगे, एक नया स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन सी थोड़ा सा मूव कर जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। और इसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से होगा क्या? इसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट है, मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। सेम इसी तरह यहां पे भी विजिबल हो जाएगा। ऐसे ही बना लेते हैं, इस तरह विजिबल हो गया। सही, क्योंकि ट्रोपोनिन मूव किया तो ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी भी मूव किया, और ट्रोपोनिन टी मूव किया तो ट्रोपोनिन टी किसके साथ अटैच था? ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन भी मूव किया, और उसके मूव करने से मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन क्या हो गई? विजिबल हो गई। और जैसे ही ये विजिबल हुई, मायोसिन इसके साथ, मायोसिन का हेड इसके साथ क्या कर गया? बाइंड कर गया। मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड कर गया। सही है। और जैसे ही मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड किया, इसके हेड में पहले से एटीपी मौजूद थी। कहां से आई अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। पहले से एटीपी मौजूद थी, ये एटीपी ब्रेक होगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा? पावर स्टोर। सही, यानी इसको पुश करेगा। इस तरह से पकड़ा हुआ है इसने दो थिन फिलामेंट को, इसको इस तरह सामने की तरफ पुश करेगा। किस तरफ पुश करेगा? टुवर्ड्स एम लाइन, एम लाइन की तरफ पुश करेगा। सही है। और इसकी वजह से कुछ इवेंट्स होंगे, और वो क्या इवेंट्स होंगे?
सबसे पहले जेड लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर ये थिन फिलामेंट करीब आ गए, जेड लाइन भी करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, तो सबसे पहले क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन जी लाइन रिड्यूसेस। ऐसे जी लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके अलावा सार्कोमेयर के साथ क्या होगा? सार्कोमेयर शॉर्टन, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सार्कोमेयर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके अलावा और क्या होगा? आई बैंड के साथ क्या होगा? अगर ये करीब आ गया, जेड लाइन करीब आ गया, मिसाल के तौर पे ये आ गया जेड लाइन और ये आ गया थिन फिलामेंट, सही ऐसे ही हुआ। थिन फिलामेंट के करीब आने से आई बैंड के साथ क्या हुआ? पहले आई बैंड इतना था, अब सॉरी जेड लाइन के करीब आने की वजह से अब क्या हुआ? आई बैंड छोटा हो गया। तो आई बैंड के साथ क्या होगा? यहां पे आई बैंड के साथ क्या होगा? आई बैंड शॉर्टन, आई बैंड छोटा हो जाएगा, सही है। और क्या होगा? देखो पहले थिन फिलामेंट यहां पे था, अब थिन फिलामेंट यहां आ गया और इसका थिन फिलामेंट भी यहां पे आ गया, दोनों थिन फिलामेंट जुड़ गए। तो अब एच जोन के साथ क्या हुआ? जो एच जोन था पहले बहुत बड़ा था, अब गायब हो गया एच जोन। ये देखो एच जोन गायब हो गया, मतलब कोई ऐसा पार्ट है ही नहीं यहाँ पे जिसमें सिर्फ क्या मौजूद हो? थिक फिलामेंट। कोई पार्ट ऐसा है नहीं है। थिन फिलामेंट ने पूरी तरीके से ओवरलैप कर लिया थिक फिलामेंट को, सही है, ऐसे ही हुआ। तो एच जोन क्या हो गया? एच जोन क्या हो गया? शॉर्ट हुआ, पहले शॉर्ट हुआ, शॉर्ट होते होते क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। ए बैंड के साथ क्या हुआ? ए बैंड के साथ क्या हुआ? ए बैंड पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही है, तो ए बैंड रिमेन अनचेंज्ड। थिन फिलामेंट के साथ क्या हुआ? थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट, या फिर हम कह सकते हैं थिन फिलामेंट मूव टूवर्ड्स एम लाइन। सेंटर को एम लाइन कह रहे हैं हम, मूव टूवर्ड्स एम लाइन। ये जो एम लाइन है सेंटर में, थिन फिलामेंट एम लाइन की तरफ क्या कर गई? मूव कर गई, जिसकी वजह से ओवरऑल मसल्स क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट। ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इवेंट्स को याद रखना, सही है। अच्छा, क्योंकि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रही है, इसलिए इस मॉडल को, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। और ये दिया था किसने? हक्सले ने। इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नोन एज हक्सले। और इसने क्या कहा था? पहले समझा जाता था कि मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल बंडल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थिक और थिन फिलामेंट है, ये थिक और थिन फिलामेंट है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं थिक और थिन फिलामेंट। मगर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? ये जो थिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट के ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। तो ये बताया था स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। क्लियर है?